जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अफगानिस्तान में जिस प्रकार से तालिबान का एकदम से कब्जा हो गया और जिस तरह से अफगानिस्तान ने यूं कहें कि बिना लड़े ही हथियार डाल दिए, उसकी पूरे पूरे विश्व में इस समय चर्चा हो रही है कि यार वहां पे जहां पे 3.5 लाख के करीब सैनिक थे जिनको कि अमेरिका ने तैयार किया था, उन्होंने इतनी आसानी से 70 से 80 हज़ार लड़ाकों के सामने घुटने आखिर कैसे टेक दिए। क्या वजह थी, क्या कारण थे, क्या लीडरशिप फेल हुई, क्या वहां पर जो कमांडोज थे वो उन्होंने सही तरीके से लीड नहीं किया, या फिर वहां की सरकार ही लड़ने में इच्छुक नहीं थी। काफ़ी सारे सवाल हैं। क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थी, किस तरह की मिलीभगत थी, इन सभी चीज़ों के लिए सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मेन सवाल बस यही बच रहा है कि क्या वहाँ के लोगों की कोई सुनने भी वाला है या नहीं। और वहाँ के लोगों को जिस प्रकार का धोखा फील हो रहा है अशरफ गनी के लिए, उस धोखे का क्या किया जाए। क्योंकि अशरफ गनी की जो पुत्री है, उसकी भी अभी कुछ दिनों पहले कुछ फोटो सामने आई थी और दिख रहा था कि किस तरीके से वो ऐश में जी रही हैं। बल्कि उन्हीं के देश के लोग जो हैं वहाँ पर मजबूर हो रहे हैं, खासतौर पर महिलाएं, तो वहाँ पर उनके साथ क्या सलूक हो रहा है उसके बारे में तो हम लोग मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते जो उनके साथ हो रहा है। तो ऐसे में एक रिपोर्ट है जो कि निकल कर सामने है, जिसमें कि अशरफ गनी और अमेरिका ने जो भी कुछ किया है उसको लेकर बातचीत इसमें करी गई है। अफगानिस्तान में तालिबान एक के बाद एक प्रांत बिना ज़्यादा मशक्कत के जीत रहा था। उधर सेना के कमांडर हथियार रख रहे थे। आखिर किसके कहने पर सेना ने हथियार डाल दिए, किसी को कानो कान भनक तक नहीं हुई और देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी भाग खड़े हुए। इसको लेकर यहाँ की जनता ही नहीं बल्कि वहाँ के राष्ट्रपति भवन, एंटी तालिबान लीडरशिप के अलावा पूरी दुनिया के लोगों के मन में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति साजिश का हिस्सा थे? प्रेसिडेंट हाउस के सूत्रों के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के राइट हैंड समझे जाने वाले वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्ला सालेह को भी ना तो सेना के हथियार डालने और ना ही गनी के भागने की कोई भनक थी। जेएनयू में साउथ एशियन स्टडीज डिपार्टमेंट में प्रोफेसर संजय कुमार भारद्वाज कहते हैं कि दो बातें तो साफ हैं। अशरफ गनी कई सालों से तालिबान से नेगोशिएशन कर रहे थे। दूसरी बात, उन्हें अफगानिस्तान से निकलने का सेफ पैसेज तालिबानियों ने मुहैया कराया। साथ ही भारद्वाज इसका दूसरा पक्ष भी रखते हैं। वे कहते हैं कि अमेरिकी फौज के वहां से निकलने के बाद गनी ये समझ चुके थे कि सत्ता ट्रांसफर तो करनी ही पड़ेगी। गनी अगर रुकते तो पावर ट्रांसफर को 1-2 महीने के लिए ही रोका जा सकता था, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन तब वहां पर खूब खून खराबे का दौर भी होता। लिहाजा फौज के सरेंडर करने का आदेश सरकार की तरफ से आया या फिर फौज ने खुद ये निर्णय लिया, इस पर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उधर रक्षा मामलों के जानकार उदय भास्कर कहते हैं कि अशरफ गनी जिस तरह से भागे, उन्होंने अफगानिस्तान की जनता को धोखा दिया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वे डर की वजह से भागे या फिर सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड था, ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। बात कुछ भी हो, लेकिन अब वहां की लीडरशिप और गनी के करीब लोग जो कि अशरफ गनी पर कायर होने के साथ ही साजिश रचने का आरोप भी अंदर मतलब सही तरीके से लगा रहे हैं। हालांकि अभी लोग खुलकर गनी को साजिश का हिस्सा नहीं बताना चाहते, लेकिन नाम न बताने की शर्त पर वहां की लीडरशिप से जुड़े सूत्र साजिश की कहानी की सभी कड़ियां जोड़कर बताते हैं। गनी सरकार में रहे एक आधिकारिक सूत्र के मुताबिक पिछले करीब 1 साल से गनी लगातार अपनी ही सरकार की इंटीरियर मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री को अस्थिर कर रहे थे। फोर्स में कुछ कमांडर्स को जबरन रिटायर किया जा रहा था, तो कुछ के तबादले दूसरे विभागों में किए जा रहे थे। इन सब के प्रमाण भी सामने मौजूद हैं। अगर सारे प्रमाणों की क्रोनोलॉजी तैयार करें तो जो तस्वीर निकल कर सामने आएगी वो यही बताती है कि ये सभी कुछ एक साजिश के तहत हुआ, या यूं कह ले सब कुछ पहले से ही प्लान था। खुखार तालिबान ने अशरफ गनी को इतनी बड़ी रकम के साथ आसानी से सुरक्षित जाने दिया। क्या ये गनी और तालिबान के बीच हुई पूर्व नियोजित डील को दर्शाने के लिए काफ़ी नहीं है? सूत्र तो ये भी कहते हैं कि गनी ने अपने अधिकारियों और दोनों वाइस प्रेसिडेंट समेत पूरे मंत्रिमंडल को अंधेरे में रखा। अगर सत्ता को शांतिपूर्वक ट्रांसफर करने का भी फैसला लिया जाना था तो इसकी चर्चा सरकार के भीतर पूरी कैबिनेट और जिम्मेदार अधिकारियों के साथ क्यों नहीं हुई, ये सबसे बड़ी बात है। प्रेसिडेंट हाउस के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक रविवार के दिन राष्ट्रपति भवन के सभी अधिकारी, कर्मचारी और नेता वहां इकट्ठा थे। रणनीतिक तौर पर बातचीत चल रही थी कि कैसे तालिबानियों के खिलाफ मोर्चा लिया जाए। तभी फोर्स के कुछ लोग आए और हमें वहां से हटने के लिए कहा। हम सब वहां से निकल गए। तालिबानियों के सामने इस तरह से घुटने टेकने का प्लान बिल्कुल भी नहीं था। फिर अचानक हमें खबर मिली कि अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए हैं। हम सब हक्के बक्के रह गए। इसके लिए कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि इससे पहले अशरफ गनी ने एक बार भी तालिबानियों के खिलाफ जंग ना लड़ने का संकेत नहीं दिया था। गनी देश छोड़कर भागेंगे इसकी भनक वहां के प्रेसिडेंट अमरुल्ला सालेह, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल्ला अब्दुल्ला को भी नहीं थी, जबकि अमरुल्ला तो राइट हैंड माने जाते हैं। वे कहते हैं कि अशरफ गनी ने अपने लोगों को धोखा दिया है। अमरुल्ला के बेहद करीबी सूत्रों के मुताबिक सेना के कमांडर ने सेना के जवानों को हथियार रखने और जंग न लड़ने के आदेश देने शुरू किए दिए थे। फौज के जवानों का गुस्सा बढ़ रहा था, क्योंकि वे इस तरह से हथियार नहीं रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें मजबूर किया गया।
उनकी राशन और हथियार की सप्लाई रोक दी गई। राष्ट्रीय भवन के सूत्रों के मुताबिक अमेरिका द्वारा सेना हटाए जाने और तालिबान के आक्रामक होने के बीच ही अशरफ गनी लगातार मिलिट्री लीडर्स को बदल रहे थे। वे कुछ उदाहरण दैनिक भास्कर के साथ उन्होंने साझा करते हुए बताया और कहते हैं कि जैसे जून में ही नियुक्त किए गए अफगान आर्मी के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वली मोहम्मद अहमदजाई को अफगान नेशनल आर्मी के स्पेशल ऑपरेशंस कमांडर मेजर जनरल हबीबुल्लाह अलीजाई से 1 महीने के भीतर ही रिप्लेस कर दिया गया। इसी दरमियान 2 बार इंटीरियर मिनिस्टर्स को भी बदला गया। दोनों एक्टिंग मिनिस्टर ही थे, लेकिन परमानेंट मिनिस्टर क्यों नहीं किया गया, ये बात सवालों के घेरे में है। और 2 एक्टिंग मिनिस्टर क्यों बदले गए, इसके ऊपर ही बड़ा सवाल है। इस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी देश में लॉ एनफोर्समेंट और सिविल ऑर्डर बरकरार रखने और अफगान नेशनल पुलिस, अफगान पब्लिक प्रोटेक्टर फोर्स को भी मेंटेन करने की होती है। जब देश की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में हो तो ऐसे में देश का कोई भी जिम्मेदार मुखिया इतनी महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री को अस्थिर नहीं करना चाहेगा। यही हाल डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारियों का भी था। दरअसल राष्ट्रपति भवन को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी जल्दी जल्दी मिनिस्टर क्यों बदले जा रहे हैं। करीब 7 महीने में 3 इंटीरियर मिनिस्टर रहे। 23 दिसंबर 2018 से 19 जनवरी 2019 तक अमरुल्ला सालेह गनी सरकार में इंटीरियर मिनिस्टर थे। फिर सालेह ने इलेक्शन टीम और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर पद संभालने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से 15 अगस्त तक इस मिनिस्ट्री का स्थायी मिनिस्टर नहीं मिल पाया। 19 जनवरी 2019 से 19 मार्च 2021 तक मनसूद अंदामरी और 19 मार्च 2021 से 19 जून 2021 तक एक्टिंग मिनिस्टर रहे हयातुल्ला हयात इंटीरियर मिनिस्टर रहे। 19 जून 2021 से 15 अगस्त तक अब्दुल सत्तार मीर कव्वाल इस विभाग में बतौर मिनिस्टर रहे। साथ ही इस दरमियान 6 कोर कमांडर भी रीशफल किए गए। वे कहते हैं कि करीब 1.5 साल से जो वहां चल रहा था उसको लेकर लोगों के भीतर संशय तो था, लेकिन गनी के इस तरह से सुरक्षित भागने की घटना ने इस शंका को और भी ज़्यादा पुष्ट कर दिया। अब बची हुई अफगानिस्तान की लीडरशिप बिल्कुल भी अंधेरे में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अभी वहां की लीडरशिप इस मामले पर खुलकर बोलने की जगह तालिबानियों से मोर्चा लेने पर पूरा ध्यान केंद्रित रखना चाहती है। वो अपना ध्यान गनी पर नहीं बल्कि तालिबान को शिकस्त देने पर लगाना चाहती है। खबरें आई कि गनी 4 गाड़ी भरकर रकम ले जा रहे थे। ये सब गनी के खिलाफ जनता में आक्रोश और अविश्वास भरेगा, लेकिन इसका दूसरा पक्ष उसका अतीत में तालिबानियों द्वारा पूर्व में की गई राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह की क्रूरतापूर्वक हत्या की वजह से पनपा डर भी हो सकता है। मोहम्मद नजीबुल्लाह अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। अफगानिस्तान ने 1989 में सोवियत संघ की सेना के हटने के बाद तालिबानियों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। तालिबानियों का खौफ इतना था कि तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह के देश छोड़कर भागने के प्रयास को भी कामयाब नहीं होने दिया गया। 92 से 96 तक नजीबुल्लाह संयुक्त राष्ट्र के एक कैंप में रहे, लेकिन 1996 में उन्हें उस कैंप से घसीट कर तालिबानियों ने बाहर निकाला और पीट पीट कर मार डाला। उनकी लाश को काबुल की सड़कों पर गाड़ी के पीछे बांध कर कई घंटों तक घसीटा गया। इसके बाद उनके बचे कुछ शरीर को काबुल की अरियाना चौक के एक लैंप पोस्ट पर लटका दिया गया। उनकी लाश कई दिनों तक वहां लटकी रही और सड़ सड़ कर उसके हिस्से गिरते रहे। हालांकि अब अशरफ गनी का बयान आया है कि वे भगोड़े नहीं हैं। अगर वे देश नहीं छोड़ते तो बहुत खून खराबा होता। उन्होंने ये भी कहा कि वे पैसा लेकर नहीं भागे, उन्हें सुरक्षा बलों ने फौरन बाहर निकलने के लिए कहा। उन्हें जूते पहनने तक का भी वक्त नहीं मिला और एक्सपर्ट फिलहाल उनके भगोड़े होने पर एकमत हो रहे हैं। अब इतनी सारी चीज़ों के बीच में जाहिर सी बात है संशय क्रिएट होना एक लाजमी हो रहा है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से वहाँ के हालात एकदम से बदले हैं, जिस प्रकार से हथियार डालने की बातें सामने आई, वो किसी को भी हजम नहीं हो रही हैं कि इतनी ट्रेंड जो लड़ाके थे जिनको कि 20 साल तक सिखाया गया, आखिर वो इतनी आसानी से कैसे हार गए। ऐसे में अशरफ गनी का जो पक्ष है वो लगातार कमज़ोर पड़ रहा है। आप सभी का इस मामले पर क्या सोचना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।